नमस्कार, आप हैं शबे हिंदी के साथ। मैं हूं वर्तिका। हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी। आप भारतीय राज्यसभा में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, स्वागत है आपका शबे हिंदी के साथ बातचीत में। धन्यवाद सर। जी सर, यहाँ पे सबसे पहले तो जो एक अहम मुद्दा है जिसके लिए हम आज आपसे बात कर रहे हैं कि कई राज्यों ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। सब बड़े बदलावों में एक ये भी है कि जो ट्रेड यूनियन की मान्यता देने वाला कानून है उसको खत्म कर दिया गया है और 12 घंटे काम के लिए कहा गया है और काफी सारे जो काम करने की परिस्थितियां थी, जो अधिकार इतने सालों में मजदूरों ने लड़कर और कानूनी तौर पर लिए थे, वो अधिकार ऐसा लगता है कि एक झटके में समाप्त होते दिखते हैं। इस सब पर आपका क्या कहना है सर? ये है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पहले उन्होंने कहा कि ये लेबर कानून बहुत से एक्ट नियर अबाउट 30 या 35 कानून है, वो सबको मर्ज करेंगे, ऐसी बात कर रहे थे। उसके ऊपर हम लोगों का थोड़ा सहमति हो गई थी कि भाई चलो इतने कानून मिलके 5 में सबको हमारे मिशन के 5 मेजर 5 हिस्से कर देंगे लेबर लॉस के। मगर उसके बाद देखा गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने बाद वो 5 से हिस्से में बांटने 30 को 5 हिस्से में जमा करने के बजाय उसमें इतने तब्दीली लेकर आए हैं कि यूनियन को कमजोर करना और मालिकों के हाथ मजबूत करना, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, बातचीत के जरिए से जो हमारे मसाइल जो समस्या है उसको परिष्कार करने का जो तरीका है उसको कमजोर बना दिया गया। लेबर मूवमेंट, एक बात आप नोट कर लीजिए, लेबर मूवमेंट एक हमारे देश का एक अलग नहीं है, पूरा दुनिया का जो लेबर मूवमेंट है वो मॉनिटर होता है ILO से। ILO एक इंटरनेशनल यूएनओ का ब्रांच है, उसमें हर साल इसका कॉन्फ्रेंस होता है, हर सब्जेक्ट में बातचीत की जाती है। वो वहाँ से हर कंट्री को, अपने गवर्नमेंट को, उनके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करते हैं, ये कानून बनाइए, मजदूरों के लिए करिए, ये करिए। इस तरह का सजेशन, एक्सपर्टनेस बहुत ज़्यादा वो लोग स्टडी करके देते हैं। उसी के मुताबिक हम लोग जो है उनके साथ अग्रीमेंट करके उन्होंने जो पास किया उस सब्जेक्ट के ऊपर उस पर कानून बना देते हैं हम लोग यहाँ पर। यही तरीका रहा ये इंडिपेंडेंट के बाद। अब सडनली जो है वो लोग भी ये 5 हिस्से में जो पूरे अमॉलगमेशन करके 5 कानून बनाएंगे लेबर लॉ जो बात किए थे, उसके बाद उसमें ड्रास्टिक चेंज किए। स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, रजिस्ट्रेशन इतने लोग नहीं कर सकते हैं आप, ये रिकग्निशन नहीं रहेगा, कई बातें किए। तो उसके ऊपर ILO ने भी अपने एक्सपर्ट कमेटी बिठाया इनके सजेशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये मसूदे के ऊपर, ड्राफ्ट के ऊपर। उन्होंने पूरे स्टडी करके बोला है कि ये मजदूरों के खिलाफ होता है और ILO के कन्वेंशन के खिलाफ होता है, ये मत कीजिए। उन्होंने एडवाइस भी किया है, मगर हमारी केंद्र सरकार जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ये मान के चलते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह मानते हैं कि ज़्यादा लेबर कानून जो है कमज़ोर कर मालिकों के हाथ मजबूत करने से इन्वेस्टमेंट आएगा, नए कारखाने आएंगे, नए नौकरियां मिलेगा, ऐसी बात वो आर्गू करते हैं। नया नौकरी सिर्फ आप लेबर कानून कम करने से नहीं मिलता है। हम ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर से मिले जब या लेबर मिनिस्टर से बात की जब, हमारी तरफ से, हम पूरे ट्रेड की तरफ से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, क्योंकि ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारा है पूरा, उसमें AITUC, C2, HMA, C2C, इसका मैं चेयरमैन भी हूँ। तो हम लोग मिलके पूरे ट्रेन वाले बैठ के समझाए भाई ये कानून आप इस तरह मत लेकर आइए। अब बोलते हैं स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, स्ट्राइक किए तो आप 1 दिन 2 साल 3 साल का जेल होगा, आपको 2 लाख रुपया जुर्माना होगा। तो ये फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक जो है, जो हक जो है वो छीन लिया जा रहा है। उसी तरह मालिकों के खिलाफ जो है हम लोग कोई भी डिमांड करें, जो मिनिमम वेज ये होना चाहिए, इतना बोनस मिलना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इन बातों के ऊपर मजदूरों का आवाज को कमजोर बनाया जाए गया कानून के मुताबिक, ये गलत बात है। तो ये जो बातें हैं, मैं हम लोग उनसे कह रहे हैं कि देश जो है बीजेपी का नहीं है, ये देश का प्रजा का है, देश ही है। देश है, हमारा डिफरेंस हो सकता है, पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, यानी तो हमारा लेबर पॉलिसीज में या आर्थिक व्यवस्था में जो पॉलिसीज है उसमें डिफरेंस हो सकता है, मगर देश का अभिवृद्धि करने में, देश का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, देश को
यानी नौकरियां पैदा करने में हम लोग सबके, कोई भी पार्टी का हुकूमत हो उसके साथ हम लोग कोऑपरेट करके चलने को तैयार है। मगर मजदूरों को जो है मालिकों को गुलाम बना देना, मजदूर और मालिक की जगह बढ़ा देना, और मजदूरों का जो सहूलत है पिछले हमने 50-60 बरस 100 बरस से जो स्ट्रगल करके हमने कमाया है उसको वो अबालिश करना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं। इस तरह के व्यवहार में जो है मजदूरों को अपना दुश्मन बना रहे, वो लोग देश का दुश्मन बना रहे, प्रोडक्टिविटी का दुश्मन बना रहे। ये गलत बात है। तो इसलिए हमने प्रयास किया, कोशिश किया समझाने की, नहीं समझे। अब ये बीमारी के अंदर अब नया बात एक निकाले हैं, उनका स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें मध्य प्रदेश है, यूपी है, उड़ीसा है, दूसरे राजस्थान भी है। इस तरह ये जितने चीफ मिनिस्टर है सबने ये कह दिया है कि भाई वर्कर जो है 12 घंटे काम करना। कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं है ये 12 घंटे काम करने का। क्यों 12 घंटे काम करना समझ में नहीं आया था। 12 घंटे काम करने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, नौकरियां कम हो जाएंगे, रिटेंचमेंट होगा, लोग निकाल दिए जाएंगे। ऑलरेडी इस वक्त जो है हमारे पास 40 to 50% वर्कर जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में काम कर रहे हैं, टेम्पररी, कम पगार के अंदर, कम सहूलत के अंदर वो काम कर रहे हैं। 50% अबाउट मेजर इंडस्ट्री में और इनफॉर्मल सेक्टर में दूसरे कार्यक्रम तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही है, या फिर इनफॉर्मल वर्कर्स में इनफॉर्मल वर्क होता है। तो ये अलग से फिर ये 12 घंटे काम करने से क्या होगा, व्हाट इज रिजल्ट, परमानेंट वर्कर लाखों की संख्या में उनका नौकरी चला जाएगा। एक दूसरा 12 घंटे में एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक वर्कर जो है डॉक्टर अक्ट्राई के मुताबिक, डॉक्टर अक्ट्राई जो आदमी ने ये बताया कि भाई एक वर्कर 8 घंटे काम करने के लिए क्या कितना खाना खाना चाहिए, 2800 कैलोरीज खाना चाहिए तभी 8 घंटे काम कर सकता है। मगर अब वो कैलोरीज चले गया, उसकी ताकत चले गई, उसके एफिशिएंसी चले गई, बस मैं 12 घंटे काम कर रहा, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इनह्यूमन है। और दूसरा ये है कि हमारे उनके साथ अग्रीमेंट है, जितने हर एक कंपनी के साथ तनख्वाहों का, पगार का, डीए का, फैसिलिटीज का, वर्किंग आवर्स का, सर्विस करने अग्रीमेंट्स है, लीगल अग्रीमेंट है जी। वो उसको वायलेट करते हुए मैं 12 घंटे काम लूंगा बोलेंगे तो ये कानून भी नहीं रहा, अग्रीमेंट भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो किस तरह ये देश के कारखाने चल सकेंगे या उत्पत्ति बढ़ेगा। जी सर, यहाँ पे एक आपसे ही सवाल जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप जो देश के बड़े लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से आप लोग सबने मिलके एक जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको एक मेमोरेंडम भी दिया है। वो मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, क्या मांगे हैं उसमें? जितना मैंने बात किया है सब लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले मजदूर दुश्मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, एक पॉइंट है, एंटी लेबर पॉलिसीज है, एंटी ट्रेड यूनियन का पॉलिसीज है, दूसरा इनह्यूमन पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, मालिकों के हाथ में बिक गई है और इसीलिए 12 घंटे काम कर रहे हैं। जब 12 घंटे को खत्म करके ये चिकागो में जो स्ट्रगल हुआ था 150 साल पहले, वो जमाने के बाद 8 घंटे आया जो मे डे मनाते हैं। उस वक्त कई लोग कुर्बानी करने बाद 8 घंटे का 8 घंटे का काम हुआ, उसको 1 मिनट में आप निकाल के पेज डाल रहे हैं। तो ये होने वाली बात नहीं है। ये इससे इंडस्ट्रियल रिलेशन ही खत्म नहीं होता, बल्कि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ही बंद हो जाएगा। ये दूसरा जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी देश के अंदर, हर पढ़ा लिखा नौजवान आदमी बेरोजगार पड़ेगा। ऑलरेडी बेरोजगारी ज्यादा है, अब ये 12 घंटे करने से हर कारखाने में से 50% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे जी। तो किस तरह काम चलेगा जी? यहाँ पे क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी मार जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन की पड़ी है वो मजदूरों के ऊपर ही पड़ी है, और बहुत से जो मजदूर होते हैं वो फैक्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, और यहाँ पे जो अब बदलाव हुए हैं श्रम कानूनों में, उसमें जो अनुबंध पे जो श्रमिक थे उनके संबंधित कानून और जो प्रवासी मजदूरों से संबंधित कानून हैं उनको भी कहा जा रहा है कि समाप्त कर दिया गया है। अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति मजदूरों की हो गई है, हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो हजारों की संख्या में लोग वापस गए और कई दिनों से भूखे प्यासे कई हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। ये अब जो ये फैक्ट्री में बदलाव जो हो रहे हैं श्रम कानूनों में, ये खास करके उन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो काम करती है फैक्ट्रियों में, उन पर कितना बड़ा असर डाल सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो ये है
कि मालिकों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम कारखाने चलाना चाहते हैं, वर्कर नहीं मिल रहे हमको, वर्कर शॉर्टेज है, लेबर मार्केट के अंदर लेबर शॉर्टेज है इस वक्त। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्स्ट्रा रख के काम कराते थे, परमानेंट वर्कर को कम करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर या कैजुअल लेबर को रखते थे। वो भी आपने 12 घंटे करने के बाद इतने उसका संख्या कम हो जाती है, क्योंकि 8 घंटे में एक वर्कर काम करता था, अब उसको 12 घंटे करने के बाद जितने दूसरे 8 घंटे में काम करने वाला बेरोजगार हो जा रहा। ये बात आप समझेंगे। तो इसलिए प्रोडक्टिव इसके वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी, काम करने वाले वर्कर नहीं मिलेंगे, ये और उसका आमदनी कम हो जाएगा। ये इससे मालिकों का फायदा हो सकता है, नहीं मालूम नहीं है, मगर मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है वो फीड नहीं कर सकेंगे ये लोग, सप्लाई नहीं कर सकेंगे। आज एक कोयला है, कोयला में ऑलरेडी हमारे पास इतना कोयला है, हम निकाल नहीं सक रहे हैं, बाहर से मंगाते हैं हम कोयला जो इंडस्ट्रियल कोल को। उसी तरह कई बातें हम बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर सक रहे हैं। अब ये जो लेबर कानून में जो तब्दीली आया है या 12 घंटे की बात कर रहे हैं, इससे फ्रस्ट्रेशन होगा और ज्यादा वर्कर बेरोजगार बन जाएंगे, प्रोडक्टिविटी मार्क आएगा, इकोनॉमी ऑफ इंडस्ट्री मार्क आएगा। इसकी वजह से इंडस्ट्री सफर करेगा, वर्कर सफर करेंगे, जॉब सब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम घट जाएगा। सर यहाँ पे एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है वो ये कि पहले ही हमारे श्रमिकों की हालत फैक्ट्रियों में बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत से मुद्दों को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में जब उनके स्ट्राइक करने का अधिकार ही आप उनसे छीन लेंगे, तब वो किस तरीके से सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को वहां पे फैक्ट्रीज में, कार्यस्थलों पर? अब क्या होगा, इससे इलीगल स्ट्राइक करेंगे, इलीगल लॉ कोर्ट्स होगा या इलीगली, अब वो बातचीत नहीं होगा तो अल्टीमेटली वायलेंस को इन्वेट करे, जैसा नक्सलाइट जो है वो बिलीव करते हैं वायलेंस को, उस तरह का सिचुएशन वो इन्वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट और मालिक लोग दोनों मिलकर इन्वेट कर रहे हैं कि पीसफुल बातचीत के जरिए से जो नेगोशिएशन करके सेटल करते थे, अब वो बंद हो जाएगा, दरवाजा वो डोर क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, सबटेज रहेगा, स्ट्राइक रहेगा, वायलेंस रहेगा, यानी अन्य इलीगल एक्टिविटीज बढ़ जाएगा। अब पहले कानून के मुताबिक स्ट्राइक नोटिस देता था, 14 दिन का नोटिस मिलता था, उसका कंसिलेशन तो कंसिलेशन वेट का, अब ये सब नहीं रहेगा। तो तुम्हारा ताकत है तुम जीतो, हमारा ताकत है हम जीतेंगे, ये पुराना जो 100 वर्ष पहले था वो सिचुएशन डेवलप होगा। इसे जंगल राज की स्थिति आप बोल रहे हैं आ सकती है? जी, अनार्की पैदा हो जाएगी देश के अंदर। जी, यहाँ पे अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मजदूरों की फैसिलिटीज की को बढ़ाने के लिए बात चल रही थी, जो पिछले कुछ सालों में सरकार से बात चल रही थी कि आप मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए काम कीजिए, लेकिन सरकार लगातार ईज ऑफ बिजनेस कह रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि ईज ऑफ बिजनेस के लिए श्रम कानूनों को बदला जाएगा। और अब आखिरकार हमने देखा कि ऐसे समय में जब मजदूर मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अपनी आवाज को पहुंचा नहीं सकते हैं सरकार तक, और अभी फिलहाल लॉकडाउन है और कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है, ऐसे समय का एक तरीके से लगता है कि फायदा उठाकर सरकार ने एक झटके में इतना बड़ा बदलाव किया है। ये सरकार की इस पूरे मुद्दे पर ये किस तरीके की मानसिकता आपको लगती है? मैं ये बताऊं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आपका बढ़ा हुआ डीएनए सोल्यूशन में ही पे करेंगे 3 साल तक, उसी तरह आपका इंक्रीमेंट नहीं देंगे 3 साल तक। आप तनख्वाह बढ़ाने का या नहीं, जो कास्ट ऑफ इंडेक्स है दाम बढ़ने से थोड़ा डीए बढ़ता था, वो 3 बरस तक पोस्टपोन कर दिया आपने, 2 बरस 3 बरस तक। उसी तरह इंक्रीमेंट जो है वो भी नहीं दे तुम बोल रहे। फ्रिंज बेनिफिट, उनको जो घर का किराया मिलता था, इन्हें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, ये सब आपने 3 बरस तक जो है 50% उसमें से आपने रोक दिया। तो इस तरह के हालत आप पैदा करेंगे तो इससे इंडस्ट्री नहीं चलेगा, इंडस्ट्री काम आगे नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, देश का आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। तो ये बात हम समझाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को, मगर प्राइम मिनिस्टर जो है समझने को तैयारी नहीं है, बिल्कुल मालिकों के हाथ में बिके हुए हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं उन्होंने, और उन्हीं के मालिक जो बोलते हैं वो करते हैं। अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं जो गवर्नमेंट ये सब कानून तब्दीली कर रही है, वर्कर का जो फैसिलिटीज है वो कम कर रही है, इसका रिजल्ट ये होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस होगा,
प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इससे हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि हम मार्केट में दूसरे कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर सके, मार्केट कंपटीशन में हमारा प्रोडक्ट रह नहीं सकेगा। तो ये बात हम समझाना चाहते हैं, नहीं समझे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जी सर, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लेबर लॉज को लेकर भी ट्रीटीज हैं। ऐसे समय में उन ट्रीटीज का क्या होगा जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज लेबर्स को लेकर भारत की हैं? नो, ये टीटी के बारे में ही हम ILO में अप्रोच किए, सभी लोग मिलके हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किए कि ये कन्वेंशन जो ILO का है उसके मुताबिक जो लॉ बने हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, उसको यूनिलेटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको चेंज कर रही है या विड्रॉ कर रही है। ये अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ है, लेबर कन्वेंशन के खिलाफ है। तो इसलिए उनको एक्शन लेने के लिए हम सब ट्रेड वाले मिलकर डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO को स्विट्जरलैंड जेनेवा में उनको हमने एक मेमोरेंडम भेजा है। उसी का कॉपी प्राइम मिनिस्टर भेजा है, लेबर मिनिस्टर भी दिया है। हम चाहते हैं कि वो लोग सीरियसली लें। तो अब मोदी सरकार को समझना चाहिए, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े बड़े बातें करते हैं। लंबे लंबे बातें करने से थोड़ी होता है। आज कई लाखों मजदूर आज माइग्रेंट वर्कर है, आज माइग्रेंट वर्कर अपने अपने गाँव चले जा रहा है। अब इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे? क्या मोदी साहब आदमी भेजेंगे अपने लोगों को या बीजेपी वालों को बेच के इंडस्ट्री चलाएंगे? जी सर, लेकिन जो राजस्थान है, राजस्थान में तो कांग्रेस की ही सरकार है। राजस्थान में भी श्रम कानूनों में बदलाव हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें ये हमने रिप्रेजेंटेशन किया, ये जो है पहले बीजेपी सरकार थी उन्होंने लेकर आया, मगर ये सरकार ने अभी हमको बताया कि 3 महीने के लिए वो ये 12 घंटे वाले लेकर आए। तो हमने कहा बिल्कुल गलत है, ये नहीं कर सकते हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वो बराबर देखेंगे, उनको बराबर में नहीं मालूम है इसके बारे में, वो बराबर देखेंगे। यही बात हम सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से बताए कि जहाँ कांग्रेस सरकार है वो लोग जो है वो नीति अपना अलग बनाना चाहिए। वो खुद ही मानते हैं कि यार ये गलत है, नीति इस तरह नहीं बदलना चाहिए, जो मजदूरों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए राजस्थान सरकार का जो पिछले शुरू किए हैं उसको कांग्रेस सरकार अभी तक बदली नहीं की है, तो बदल करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जी सर, आप कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और लगातार राहुल गांधी भी मजदूरों की समस्याओं पर बोलते रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति रहेगी मजदूरों को लेके, मजदूरों के हक और अधिकार को लेकर? क्या प्लान है? किस तरीके से आप लोग ये जो पूरी समस्या खड़ी हुई है, एक बड़ा मजदूर यहाँ पे संकट कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच जिस तरीके से पैदा हुआ है, इसके लिए क्या कोई आप लोग रणनीति योजना बना रहे हैं भविष्य के लिए? अभी तो रिप्रेजेंटेशन स्टेज में है, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्शन पे जाएंगे। हम लोग पूरे जितने ट्रेड यूनियन वाले हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अब ये देखेंगे पहले कि भाई 1-2 दिन 3 दिन स्ट्राइक करके देखेंगे, उसके बाद नहीं तो पूरे कारखाने में बंद हो जाएगा, अपने आप से बंद हो जाएगा। अभी हम बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने वर्कर है वो चले गए, अब वर्कर ही नहीं मिलेगा कारखाने चलाने के लिए। तो इसलिए कारखाने अपने आप से बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को जब अक्ल आएगा, समझ में आएगा, उनको जब दिखेगा वास्तविकता क्या गलती उन्होंने गलत कदम उठाए हैं, जिसको देश का आर्थिक व्यवस्था, इंडस्ट्री का आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो रही है और गरीब आदमी वर्कर भी बर्बाद हो रहा है, ये बात उनको समझ में आएगा। और नहीं समझेंगे तो हम उसके खिलाफ में लड़ेंगे। हम वेट कर रहे हैं, ये जो लॉकडाउन का है ये जब खत्म होने के बाद हम जो है बैठ के बात करके गवर्नमेंट्स के साथ फिर भी हम परसिवेट करेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं सुनेंगे तो ठीक है, जो व्यवस्था रहेगी। यानी मजदूर जो है ना आज नाराज है, मजदूर दुखी है, मजदूर का पगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है उसका, ये सब लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं चुप बैठे बोलते नहीं बैठेंगे, वो लोग तो अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संसार के लिए वो लड़ने के लिए तैयार होंगे, लड़ेंगे वो लोग। जी जी बिल्कुल। सर, हमारे साथ बातचीत के लिए, एशियाबल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो दर्शक हैं, अगर वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि मजदूरों के अधिकार की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और श्रम कानून में हुए बदलावों को लेकर उनकी चिंताएं हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, शेयर करें।
हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव रेड्डी जी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद, 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 नमस्कार।